एप्लीकेशन करने का मतलब क्या है? जो भी हम लोग मेथड बायोटेक्नोलॉजी में जो हम लोग मेथड यूज किए, जैसे आरटीडी वगैरह जो है वो सब जो बनाए हैं, ठीक है, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, इस चैप्टर में यही डील करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस चैप्टर में क्या सीखे कि कोई जो है, कोई एक फॉरेन डीएनए है, उसका कट करके हम लोग वेक्टर में डालते हैं, और वेक्टर में डालने के बाद उसका रेप्लिकेशन होने के बाद फिर वो होस्ट जाता है, और वहां पे रेप्लिकेशन होने के बाद वहां से प्रोडक्ट निकालते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट को डाउन स्ट्रीम के थ्रू सेपरेट करते हैं, लार्ज स्केल में बना लेते हैं, फिर उसको कॉमर्शियली हम लोग टारगेट करके मार्केट में उतारते हैं। देखो, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में भी बहुत कुछ है। जैसे एक छोटा सा चीज है, जैसे मान लो हम प्रोडक्शन कर लिए, लेकिन प्रोडक्शन अगर कर लिए तो कमर्शलाइजेशन जो करेंगे, बेचेंगे, आखिर कैसे बेचेंगे, तो उसका बहुत सारा ट्रायल है। अभी जैसे ना, अभी चल रहा है कोविड चल रहा है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, बहुत सारा वैक्सीन बना लिया गया है, लेकिन इसका ट्रायल होना बाकी है, इसका प्रूफिंग होना बाकी है। मतलब क्योंकि देखो, सब चीज का एक मेथड है। जैसे कोई भी वैक्सीन है, उसको पहले माइस में डालते हैं, फिर हम लोग ह्यूमन में डालते हैं, फिर जो डिजीज्ड पर्सन उसमें डालते हैं, तब ना ये सब जो भी जितना सा प्रोसेस सब डाउन स्ट्रीम में आ जाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे फर्स्ट में एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन का सीधा सीधा मतलब इसका कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है इस मेथड को। ठीक है, इंडिया के सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है, आई मीन हमेशा आया है और आगे भी आता रहेगा, उस चीज को सॉल्व कर लिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फूड का प्रोडक्शन, और मेनली कहाँ, प्लांट में। ठीक है, तो प्लांट के केस में थोड़ा सा हम लोग आज देखें, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में किया गया है, क्योंकि इतना ज्यादा ह्यूज मतलब पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर एरिया कम है, हमको कम ही में डबल बनाना है, तो वो सब चीज कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, कहाँ से फुलफिल कर पाएंगे, वो सारा जो है ये बायोटेक्नोलॉजी वहीं पर हम लोग यूज करते हैं, जो कि हम लोग जीएम क्रॉप 9th में भी पढ़े होंगे कि जीएम क्रॉप क्या है, स्ट्रेटेजी में भी थोड़ा दिन हम बताए थे कि जीएम क्रॉप क्या होता है। ठीक है, तो वो सब चीज के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। देखो, दो तीन पॉइंट है, सबसे पहले इसको समझेंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हम जो डील किए, वही चीज यहाँ भी है। ठीक है, बट थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे से समझाया गया है। ठीक है, अगर तुम एनसीईआरटी निकालोगे तो सबसे पहला जो है, इसका रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रोड्यूस्ड कैटलिस्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोवाइड कैटलिस्ट। दूसरा है ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है, और तीसरा जो है वो है तुम्हारा डाउन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, जो कि हम लोग इसमें भी है ये, इसलिए इसमें ही पूरा हम अच्छे से बता देंगे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले देखो ये वर्ड, देखो ये वर्ड कोई मतलब वर्ड नया है, बट इसका मीनिंग समझना, क्योंकि प्रोवाइड कैटलिस्ट और ऑप्टिमम कंडीशन। सबसे फर्स्ट में कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, बताओ कैटलिस्ट का क्या मतलब है। देखो, कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई एक ऐसा केमिकल, या फिर हम बोल सकते हो यहाँ पे अगर हम वर्ड यूज करें तो कोई ऐसा एंजाइम जो कि कहीं पे जाए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाए। हम लोग ये जानते हैं कैटलिस्ट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाए, बट वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिट हो जाए, तो उसी को यहाँ पे बोला गया है प्रोवाइड कैटलिस्ट। ठीक है, अब ये कैटलिस्ट कैसे हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वही बायोटेक्नोलॉजी यूज करके ऑर्गेनिज्म को चेंज करना है, और वही ऑर्गेनिज्म एज ए कैटलिस्ट, एज ए बोल सकते हो एज ए प्रोडक्ट जिसको फायदा होने वाला है, उसी को हम लोग वहां पे कैटलिस्ट में प्रोवाइड। कैटलिस्ट मतलब एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी ऑर्गेनिज्म या मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ कैटलिस्ट का मतलब बस एक ही है कि एक ऐसा कैटलिस्ट या एंजाइम बनाना है जिसके कारण वो जहां जाए तो वहां एक्ट कर पाए। ठीक है, तो जैसे मान लो ह्यूमन इंसुलिन हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं, तो इंसुलिन को जैसे पेशेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे वो अपना फंक्शन स्टार्ट, उसी को यहाँ पे कैटलिस्ट बोला गया। तो हम लोग सबसे पहले समझ गए कि प्रोवाइड कैटलिस्ट है क्या। ठीक है, दूसरा होता है ऑप्टिमम कंडीशन। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी कैटलिस्ट या एंजाइम है, अगर उसको रिएक्ट करवाना है, ठीक है, या फिर उसका मतलब मेटाबॉलिज्म या जो भी मैकेनिज्म करवाना है, उसके लिए उसको ऑप्टिमम कंडीशन देना पड़ेगा, नहीं तो वो काम नहीं कर सकता है। चलो उसको ऑप्टिमम कंडीशन में दे दिए, एक तरह का हम उसका प्रोडक्शन बहुत सारा कर लिए, रेप्लिकेशन कर लिए, आरटीडी मेथड करके बहुत सारा हम लोग नंबर ऑफ कॉपी हम बना लिए, लेकिन
क्या डाउन, जब इसको बना लेते हैं तो वो बनाने के बाद तो फिर हमको कमर्शियलाइजेशन करना ही है, आई मीन बेचना ही उसको। तो सेकंड थर्ड में क्या है, डाउन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें हम पहले भी बताएं कि ये किसी मशीन के थ्रू या फिर हम लोग एक कल्चर मीडियम के थ्रू एक लार्ज स्केल में बनाते हैं, फिर उसका टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन होता है, जब फाइनली पता चल जाता है कि नहीं हाँ ये बहुत वीडियो ही पॉज। सेफ है, हाँ सेफ है, वो फिर हम उसको प्रोडक्ट को पैकेट करते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको पैकिंग करते हैं, फिर हम उसको मार्केट में उतारते हैं। तो रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी का ये 3 इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब कुछ दूसरा है, प्रोवाइड कैटलिस्ट, ठीक है, मतलब कैटलिस्ट क्या, यहाँ पे एंजाइम, और एंजाइम को कैसे कर सकते हैं, तो वही ऑर्गेनिज्म वगैरह को मॉडिफाई करके करेंगे। ऑप्टिमम कंडीशन मतलब उसके एक्शन के लिए, उसके मैकेनिज्म के लिए, उसके रिएक्शन के लिए उनको एक कंडीशन प्रोवाइड देना पड़ेगा। एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोग उसको क्या करेंगे, बनाएंगे और उसका टेस्टिंग करेंगे, फिर हम लोग उसको मार्केट में उतारेंगे। ये 3 चीजें समझ में आया? बोलो, यस सर। किसी को कुछ दिक्कत है? समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि इसका भी पॉइंट लिखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझे ये क्या है, प्रोवाइड कैटलिस्ट हो गया, ऑप्टिमम कंडीशन क्या है ये समझ गए, एंड डाउन प्रोसेस क्या है समझ गए। ठीक है, ये चीज है। चलो हम इसको अभी नोट करते जाते हैं, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि एक मिनट। थोड़ा सा एक डिफिनेशन है छोटा सा बायोटेक का, बायोटेक्नोलॉजी का, जो एप्लीकेशन के हिसाब से इसको लिखा गया है उसको लिख देते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, देखो इसमें क्या लिख रहा है कि ये डील क्या करता है विथ इंडस्ट्रीज स्केल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्री स्केल मतलब लार्ज स्केल में, ठीक है, ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिस्ट यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब करना ही पड़ेगा, मतलब अगर किसी चीज को हमको प्रोडक्ट बनाना है तो। और फार्मास्यूटिकल्स मतलब सिंपल है, वो दवाई के लिए, मेडिसिन वगैरह के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत कुछ, मतलब कम टाइम पे बहुत मतलब प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो सकता है और इफेक्टिव भी हो सकता है ये चीज के लिए। और दूसरा, अगर यहाँ पे माइक्रोब्स लिखे हैं, फंगी लिखे हैं, प्लांट लिखे हैं, एनिमल लिखे हैं, माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर है, वेक्टर में डाल के फिर हम लोग होस्ट सेल में डालेंगे, जो प्रोडक्शन होगा उसका जो रेप्लिकेट करेगा उसी चीज को निकाल के एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको हम आगे कमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं। ये है इसका, ठीक है। ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो जैसे थेरेप्टिक यूज है, डायग्नोस्टिक यूज है, ट्रीटमेंट वगैरह वो सब हम लोग करते हैं। अब जो सेकंड है वो है रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
रिसर्च एरिया ऑफ बायो हाँ, वीडियो रुक गया है क्या उदय? टेक्नोलॉजी। नहीं सर, आ रहा। पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, जो भी हम लोग समझे थे, इन द फॉर्म ऑफ improved organism। जनरली a microbes और प्योर इंजाइम देखो, अब यहाँ तुमको समझ में क्लियरली आ रहा होगा कि ये जो कैटलिस्ट है ये किसको बोल रहा है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म को, जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किए हैं। मतलब कि किसी भी एक होस्ट सेल में जो हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं उसमें जो रेप्लिकेशन हुआ है, अब जो उसको रेप्लिकेटिंग पार्ट को निकालेंगे और फिर जो प्रोडक्ट बताएंगे वही है हमारा क्या, वो इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म है, जिसको बोलता है एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम बताए थे ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग for a catalyst to act, ये चीज होता है। ठीक है, तीसरा है, मतलब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इंजीनियरिंग के प्रोसेस से हम लोग एक ऐसा कंडीशन बनाएंगे ताकि वो कैटलिस्ट काम कर पाए, अपना एक्शन दे पाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डाउनस्ट्रीम processing technologies to purify the protein slash ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मान लो ह्यूमन इंसुलिन ही बनाना है, तो इंसुलिन क्या है, वो एक प्रोटीनियस हार्मोन है, तो उसको हम लोग बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसी को प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डाउन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। यही है तुम्हारा रिसर्च एरिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर, इसको बस स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिया ना, चलो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है, अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। सबसे ज्यादा हम पहले बताए कि क्रॉप प्रोडक्शन में, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका बहुत सारा कंडीशंस है। ठीक है, एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ये टॉपिक है, इसको हम लोग समझेंगे। देखो, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन आने के बाद जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा था, वैरायटी, क्वांटिटी, ठीक है, उसके बाद बहुत सारा, जैसे उसका यील्डिंग कैपेसिटी, उसका टॉलरेंस एबिलिटी, डिजीज रेजिस्टेंस एबिलिटी, ये सब इस मेथड के बाद, इस प्रोसेस के बाद ही वो सब सॉल्व हो पाया। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस जाएंगे। देखो, इसका एप्लीकेशन इसमें क्यों किया गया, क्योंकि
इसमें 3 एस्पेक्ट्स है, तीनों एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। ऐसे तो हम पहले कर ही चुके हैं। एग्रोकेमिकल इन एग्रीकल्चर, दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड तीसरा क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। देखो, सबसे फर्स्ट में जब इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन हुआ, अचानक से बढ़ा, जो भी जनसंख्या वगैरह पॉपुलेशन रेट, ग्रोथ रेट जो बहुत बढ़ गया, तो गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया कि भाई हम हर एक आदमी को खिलाएंगे क्या, खाना कैसे खिलाएंगे, क्योंकि एरिया मेरे पास लिमिट है और वो और घट ही रहा है। सपोज दैट मान लिया जाए ये मेरे पास एक एरिया है, ठीक है, इसमें सबसे पहले भी ये सब बता चुके, फिर एक बार बता देते हैं। मान लो इसमें 100 घर है इस एरिया में, और ये जो लैंड एरिया है ये एग्रीकल्चर पर्पज से दिया हुआ है, ठीक है, एग्री पर्पज से है। तो जितना हमको लैंड एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, अभी उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है, जितना प्रोडक्शन हो रहा था उतना हम 100 घर को हम खिला दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे प्रोडक्शन हुआ तो लैंड एरिया कम होते गया, ठीक है, लैंड एरिया कम होते गया, लेकिन पर्सन बढ़ गया। चलो देखो, इसी में तुमको दिख रहा है यहाँ 100 था, फिर 50 बढ़ गया, मतलब 50 घर और बढ़ गया। लेकिन उसके बढ़ने से जो एग्रीकल्चर एरिया है वो कम हो गया। अब वो एग्रीकल्चर एरिया जो कम हुआ, ठीक है, तो उसमें से कैसे हम इतने लोगों को फुलफिल करा सकते हैं, तो इसी प्रोसेस, इसी मतलब प्रॉब्लम को लेते हुए गवर्नमेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहला मेथड जो आया, एग्रोकेमिकल इन एग्रीकल्चर, ठीक है। देखो, एग्रोकेमिकल इन एग्रीकल्चर में ये देखा गया कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा मतलब इशू है जो हम केमिकल के थ्रू उसको खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इशू था इसका, वो था फर्टिलाइजर का कमी। तो फर्टिलाइजर वो केमिकली बना दिया, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा था अच्छे से, तो फर्टिलाइजर बना दिया एज ए केमिकल, ठीक है। दूसरा है कुछ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड एनपीके क्या, पोटासियम, ठीक है। तो ये तीनों के फुलफिल के लिए इसको भी केमिकली बना दिया। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम आया पेस्टिसाइड्स। इसमें ध्यान रखना ये ऐसा क्यों किया गया, इसका एक रीजन है, वो भी बता देते हैं। पेस्टिसाइड्स, उसके बाद आया वीडीसाइड्स। ये सब समझ रहे हो या फिर समझा दे, बताओ पेस्टिसाइड्स क्या होता है, वीडीसाइड्स क्या होता है, ये बताओ, बता दे। जानते हैं सर, हाँ, जानते हैं। मुकुल जान रहे हो तुम? हाँ सर। बोलो, जान रहे हैं ना। देखो, फर्टिलाइजर समझ रहे हैं, एनपी का। पेस्टिसाइड्स में क्या होता है, पेस्ट होता है जो प्लांट को कीड़ा खराब कर मकोड़ा। सकता है, तो उसको मारने के लिए वो केमिकल बना दिया। वीडीसाइड्स, वीड्स क्या होता है, बताओ वीड्स क्या होता है, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स जो सर क्रॉप्स के साथ में ग्रो कर हाँ, जाते हैं। जैसे मान लो बहुत ही लार्ज एरिया में क्रॉप बन रहा है, ठीक है, सॉरी क्रॉप कल्टीवेट हो रहा है, वहां पे अनवांटेड जो हमको जरूरत नहीं है वो भी ग्रोथ कर जाता है, और उसके ग्रोथ होने से जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है वो मेन प्लांट को मिल नहीं पाता, और अगर वो नहीं मिल पाएगा तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। वो जो वीड्स है वो कहीं ना कहीं हार्म करता था, तो उसको भी निकालने के लिए वो केमिकल यूज करने के लिए गया। उसके बाद हर्बिसाइड्स भी, हार्प्स वगैरह, छोटे छोटे झाड़ी वगैरह भी, वो सब भी, मतलब जो भी चीज था सब केमिकली यूज करने का लगा। लेकिन इसका डिमेरिट क्या था, इसका डिमेरिट यही था कि ये डायरेक्टली हेल्थ पे हार्म, ह्यूमन हेल्थ पे हार्म हो रहा था, ह्यूमन हेल्थ को ह्यूमन हेल्थ को मतलब हार्म कर रहा था, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे मान लो, क्योंकि ये सब पेस्टिसाइड जो है एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस था, ये फ्रूट के थ्रू, आई मीन प्लांट के थ्रू, हम फूड के थ्रू चल जाता था अंदर में और बॉडी को इफेक्ट करता था, ठीक है। तो ये सब जो भी यूज किया गया, ये मैनेजमेंट के तहत, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप के अकॉर्डिंगली ये काम किया कि कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। उसका मैनेजमेंट मतलब कैसे उसका रख रखाव करना है, कैसे बचाना है, ये सब चीज से उसके मतलब कि अंतर्गत ये सब यूज कर गया, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक है। उसके बाद जब ये हार्म होने लगा तो फिर
प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, ठीक है, कहीं ना कहीं बीमारी वगैरह होने लगता था, जो कि डॉक्टर्स लोग भी बोलते थे नहीं कि ऐसा है, या फिर बहुत सारे रिसर्च में भी पता चला कि नहीं ज्यादा केमिकल वाला फूड खाने से कहीं नहीं, ये बोला भी जाता है कि ज्यादा हाइब्रिड ज्यादा चलाने वाला खाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो फ्रेश मतलब जो है जो सीजनेबल है वो सब ज्यादा खाना पसंद करता है सबको, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद इसके बाद आया ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्योर ऑर्गेनिक, प्योर नेचुरल, हम लोग बोल सकते हैं प्योर नेचुरल, प्योर नेचुरल मतलब देखो ये पहला केमिकली यूज किया, दूसरा प्योर नेचुरल, ये प्योर नेचुरल क्या मतलब कि विदाउट यूजिंग ऑफ केमिकल, जैसे मैन्योर वगैरह यूज कर लिया, या फिर बहुत सारा ग्रीन मैन्योर है, या फिर मैन्योर बोल रहे हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैन्योर बनाने का तरीका अपनाने लगा, मतलब नेचुरली हम लोग उसको डालने लगे फर्टिलाइजर, मतलब उस प्लांट जो भी प्लांट डेवलप किए हैं, और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल रहे हैं मतलब वो प्योर मतलब एक तरह का प्योर ब्रीडिंग मतलब बोल सकते हो क्या प्योर कल्टीवेशन है, उसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, ताकि वो ह्यूमन को हार्म ना कर सके, ऐसा है। लेकिन इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या प्रॉब्लम हुआ कि ऑर्गेनिक से फार्मिंग से ये प्रॉब्लम कि जो इसका प्रोसेसिंग है वो बहुत लेट होता था, तो प्रोडक्शन उतना एग्जैक्टली उतना टाइम पे उतना अमाउंट में नहीं मिल पाता था, ये चीज था, ठीक है। अब इस दोनों का जब प्रॉब्लम आया क्योंकि इसमें टाइमिंग का प्रॉब्लम, उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, इसमें फिर वही ह्यूमन हेल्थ का प्रॉब्लम, तब अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये जो मेथड है जिसको जीएम क्रॉप बोलते हैं, जीएम क्रॉप क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जो कि किसके थ्रू कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, ये है तुम्हारा कि बायोटेक को यूज करो और जो जो भी प्लांट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम लोग उसको प्रोडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जेनेटिकली मॉडिफाई, हम भाई जेनेटिकली मॉडिफाई में क्या किसी भी चीज को हम को मतलब मॉडिफाई कर रहा है जेनेटिकली, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का वेराइटी सॉरी पर्टिकुलर टाइप का रीजन होना चाहिए। मान लो कोई बैक्टीरिया लिए, हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो बेसिस होना चाहिए, आखिर क्या लेंगे, उसका टॉलरेंस ले लिए, ठीक है, फिर उसका यील्डिंग कैपेसिटी ले लिए, फिर उसका एडेप्टिविटी ले लिए, डिजीज रेजिस्टेंट लिए, मतलब प्लांट में जो किए हम लोग बहुत सारा, मेन क्या था, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मेन था क्वांटिटी सॉरी मेन था क्वालिटी, मेन क्या था क्वालिटी, जो कि हम लोग एक इम्प्रूव्ड वेराइटी, इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी मेथड से हम लोग इसको ज्यादा मतलब कर पाए, जैसे बहुत बहुत सपोज दैट मान लो 1 kg है, ठीक है, 1 kg है, वही 1 kg जो है वो 1.5 kg का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब देखो कितना कम में कितना डबल, मतलब 3 गुना। और ये बोला भी गया है जब से बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ है तो प्लांट स्पेशली क्रॉप को लेके जिस बेसिस पे हम किए हैं उसका 3 गुना इफेक्टिव है। अगर हम सिर्फ क्वालिटी को लेके ले, न्यूट्रिएंट को लेके ले, या फिर उसका यील्डिंग कैपेसिटी को लेके ले, तो यील्डिंग कैपेसिटी तो सिंपल है, खराब तो होने का खैर कोई ऑप्शन ही नहीं है, खराब होता ही नहीं है। और कुछ कुछ ऐसा डिजीज रेजिस्टेंट है जो कि डिजीज जिसके कारण हो रहा है प्लांट में, जिसको जिन को इफेक्ट कर रहा है उसी को रिमूव कर रहा है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं, बीटी कॉटन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें फिर राइस है, राइस का वेराइटी जया रत्ना वगैरह जो है, स्वर्णिम वो सब देखेंगे कि किसका कौन सा वेराइटी है, उसका नाम भी दिया गया है जो बायोटेक्नोलॉजी या फिर जीएम क्रॉप करके ऐसा किया गया है इसको चेंजिंग, ठीक है। यही है तुम्हारा एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन, इसमें कुछ कुछ एग्जांपल भी है तो हम लोग वो देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। ले लिया, चलो। अब एक चीज बताओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में हम लोग ठीक इसके पहले चैप्टर में पढ़े थे कि कोई वेक्टर है, प्लांट के लिए वेक्टर है, और वो किस कारण से उसको वेक्टर यूज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, वो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, पूरा प्रोसेसिंग दिया हुआ, वो हम प्रोसेसिंग अभी लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। देखो हम लोग क्या बताए थे कि हम क्या पढ़े थे
कि जेनेटिकली मॉडिफाई, अगर मान लो प्लांट के लिए हम लोग को वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल बताते हैं, क्या, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम। उसमें क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जब प्लांट पे अटैक करता है या प्लांट को इन्फेक्ट करता है, वो क्या करता है, नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट करता है, ट्यूमर में। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही वो बैक्टीरिया अटैक करता है वो प्लांट सेल को, वो कन्वर्ट करता है नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में, तो इस बैक्टीरिया का जो जीन है उसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद अगर वो बैक्टीरिया अटैक करता है या फिर बैक्टीरिया से रिलेटेड, क्योंकि वो मॉडिफाई हो गया, फिर उसको हम प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिए। अब प्लांट में उसके रेसिस्टेंट का बहुत सारा जीन वगैरह बना के उसमें है, ठीक है, प्रोटीन वगैरह बना के, अगर कोई आता है दूसरा तो वो उसको मार देगा या फिर उसको इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा। सिंपल है, क्योंकि रेप्लिकेशन होने के बाद जीन का भी तो जीन, जो प्लांट में जीन था जो ट्यूमर सेल कर रहा था, उसको भी तो हटाना, उसको हटा देंगे और वहां पे उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। कोई भी आएगा या फिर वही बैक्टीरिया है जो ट्यूमर कॉज करता है, क्या उसको कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं कन्वर्ट करेगा। उसी का यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हम लोग वहां पे छोटा सा चीज पढ़े थे कि आखिर होता क्या है, ठीक है, ये है। अब देखो, जैसे तुमसे पूछा जाएगा कि ये जो बैक्टीरिया है सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियम है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है। सॉइल से वो बैक्टीरिया को निकाल के फिर उसका जेनेटिकली मॉडिफाई करके फिर हम लोग प्लांट में या फिर होस्ट सेल में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यही चीज है। इसका प्रोसेस है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसका प्रोसेस है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो, हम इसको मिटा देते हैं। जीएम क्रॉप क्या होता है उसको हम लिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। It is a transgenic crop which contains and express one or more useful foreign gene or transgene। ये पहला पॉइंट हो गया। The technique GM crop has two advantage. First, any gene from any organism can be incorporated और दूसरा है चेंज इन जीनोटाइप is precisely controlled
अब स्टार्ट होता है। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मिंग in plant. It is based on TI plasmid, which occur in soil. Bacterium. Agrobacterium tumefaciens is a natural genetic engineering is called natural genetic engineer because gene carried by its because gene carried by its plasmid produce effect in several part of plant. Effect in several plant. ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सर। चलिए ना, अब इसका प्रोसेस है, ठीक है ना, 4-5 पॉइंट है, कैसे ये चेंज होता है, कैसे करते हैं, बस वो हम लिखने जा रहे हैं, फिर इसको समझाएंगे। पहला पॉइंट है this bacterium infected all broad leveled agriculture crop such as tomato, soybean, cotton, etc. It does not
इफेक्ट सीरल्स induced formation of cancerous growth called a crown gall tumor. This transformation of plant cell due to effect of GI plasmid for kidney patients stained are developed in which tumor forming are deleted. These transformed cell still infected plant cell. Second point. tDNA. चलो इसका नोट करो, मतलब इसको ही कर लो।
हो गया सर। हो गया। देखो ये दो है, इसके बाद का जो मैकेनिज्म है वो लिखेंगे। तब देखो इसमें सबसे पहले क्या किया है कि ये जो बैक्टीरिया है जो हम लिए हैं, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेसियम, तो इसके लिए क्योंकि इसका एग्जांपल याद रखना इंपॉर्टेंट, टोमेटो सोयाबीन एंड कॉटन उसके बाद भी है, तो इस पे ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि इन्फेक्ट करता था। ठीक है, अब देखो ये सीरियल्स पे इन्फेक्ट नहीं करता था, सीरियल्स पे इन्फेक्ट नहीं करता था। ठीक है, जैसे अनाज वगैरह पे इन्फेक्ट नहीं करता था, और अदर प्लांट जैसे टोमेटो सोयाबीन कॉटन पे इन्फेक्ट करता था। ठीक है, अब देखो जैसे इन्फेक्ट करता था तो हम क्या बताए कि ये नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो प्लांट है और जो बैक्टीरिया, सपोज मान लो ये एक बैक्टीरिया है और ये प्लांट है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया का जो डीएनए है, ठीक है, इसको हटा दिए। इसको हटाने के बाद हम एक क्या किए, सबसे फर्स्ट में एक हम प्लाज्मिड वेक्टर लिए, ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर हो गया। अब हम उस बैक्टीरिया के उस जीन को हम लोग पहले डिलीट कर दिए, उसके बाद हम इसको जब यहाँ पे डिलीट कर दिए तो इसको यहाँ पे इन्फेक्ट कर दिए। अब इन्फेक्ट करने के बाद डायरेक्टली हम लोग क्या प्लांट सेल में इसको इंट्रोड्यूस कर दिए। जब ऐसा हुआ तो वहां का जो प्रोडक्ट है प्लांट का जो है, प्लांट भी चेंज हुआ क्योंकि वहां पे इन्फेक्टेड नहीं था, वैसा जीन था, इन्फेक्टेड नहीं था। अब जब ये प्लांट सेल, क्योंकि देखो इसमें किया क्या गया है, डिलीट कर रहा है, देखो वहां लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण इस बैक्टीरिया का स्टेन डेवलप किया। देखो स्टेन आर डेवलप, अब वो स्टेन जो डेवलप किया जैसे उसमें उस बैक्टीरिया में वो डाले, तो वो बैक्टीरिया में डालने के बाद क्या हुआ कि वो जो ट्यूमर फॉर्मिंग से जीन होता है वो डिलीट कर गया। अब डिलीट कर गया, अब डिलीट करने के बाद उस पे जो बचा, अब वो हम लोग उसको किसमें, देखो यही लिख रहा है कि दिस बैक्टीरिया ट्रांसफर कैन इन्फेक्टेड प्लांट। अभी भी प्लांट कर इन्फेक्ट कर सकता है, कर सकता था, लेकिन जो पार्ट ऑफ प्लाज्मिड है वो तो नहीं करेगा। पार्ट ऑफ प्लाज्मिड को हम लोग किस में डाल दिए, प्लांट वाले में। जैसे प्लांट में डाले, देखो लिखा है ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट सेल डीएनए, जिसको हम लोग टीडीएनए बोलते हैं। अब जब वो टीडीएनए डाले तो उसके क्रोमोसोम, देखो यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम ऑफ सेल में चला गया और वहां जाके बहुत सारा कॉपी बना लिया, जो कि एक तरह का रेसिस्टेंट मत तैयार कर लिया कि नहीं अब ये ट्यूमर नहीं हो सकता है। मतलब वो प्लांट, देखो हो क्या रहा है कि प्लांट सेल में जो बैक्टीरिया कारण था जिन इन्फेक्ट हो रहा था, उसी को उस बैक्टीरिया में हटा के फिर प्लांट में डाल दिया, तो प्लांट भी उसको नहीं कर पाए। अब यही प्लांट का जो पार्ट है, इसी प्लांट का पार्ट को फिर कल्टीवेट किया मीडियम के थ्रू, और मीडियम के थ्रू करने के बाद फिर वो हर एक प्लांट को लगा दिया गया। यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जो कि टीआई प्लाज्मिड को लेके किया गया था। यहाँ दो प्रोसेस है, मेन प्रोसेस यही है। इसके बाद दो क्या है कि वो उसको पहले हम बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट्स को मीडियम में हम लोग ग्रो कराते हैं, जैसे टिश्यू कल्चर करते हैं उस तरह से, और वो हर एक पार्ट जब प्लांट बन जाता है उसको सॉइल में डाल के हम उसको एज ए क्रॉप बोल सकते हैं, या फिर लार्ज स्केल में उसको प्रोड्यूस कर दिए। मतलब बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करने वाला था, प्लांट में जो क्रोमोसोम था, पहले बैक्टीरिया को चेंज करके प्लांट में डाले, प्लांट में जैसे ही डाले वो कलर जो था, वो जो स्टेन हो रहा था, वो प्लांट वाला पार्ट का भी जो ट्यूमर सेल था उसको जो चेंज कर रहा था उसको भी डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद फिर उसी प्लांट का बहुत सारे टिश्यू कल्चर के तौर पे, या फिर बोल सकते बहुत सारा पार्ट उसको बना के एक मीडियम में ग्रो करा दिए। अब मीडियम में ग्रो कराने के बाद जितना भी ग्रो हुआ, हर एक प्लांट को फिर हम सॉइल में लगा के उसको प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। ये ही इसी तरह का टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज में हुआ। तो पहला जो है टी बैक्टीरिया है, दूसरा है इंटरफेरेंस, मतलब कॉटन में हम लोग बीटी कॉटन में पढ़ेंगे बेस्टस थ्रिंगोजेनेसिस के लिए जो था, तो दो इंपॉर्टेंट था, सॉरी तीन डिजीज था जिसके लिए वो कॉटन रिस्पॉन्सिबल था, उसको भी हटाया गया, उसको भी चेंज किया गया। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, यही है इसका दो प्रोसेस, समझे। चलो इसको हटा दो, सॉरी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर ले लिया। हो गया ना, एक सेकंड।
देखो यहाँ पे एक वर्ड है तुम्हारे सामने जो बोला गया है प्लेटलेट्स, सॉरी हाँ प्लेटलेट्स है, ठीक है। प्लेटलेट्स है कि प्लांटलेट्स है? प्लांटलेट्स होगा, प्लांटलेट्स। और यहाँ पे भी प्लांट लेट्स लिखते हैं, ठीक है। देखो इसमें होता है क्या समझना। देखो प्लांटलेट्स का मतलब है कि जैसे मान लो ये प्लांट है, ये सॉइल के अंदर का पार्ट है, तो इस प्लांट का छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट कर देते हैं और ये प्लांटलेट्स में एबिलिटी है कि ये ग्रो हो सकता है, ठीक है। जब जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं तो उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाई होने के बाद उस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का हम छोटा छोटा एक टुकड़ा में कन्वर्ट करते हैं जिसको टिश्यू बोलते हैं, और वही टिश्यू का जो टर्म दिया गया उसी को दिया प्लांटलेट। अब उसको कल्चर मीडियम में हम ग्रो कराते, जैसे टिश्यू कल्चर में कैसे हम लोग करते थे कि प्लांट का एक वैसा पार्ट लो जो डिवाइड कर सकता है, उसका छोटा पार्ट लो, मीडियम करके उसमें डाल दो, ठीक है। सेम कुछ यहाँ पे हो रहा है कि जब वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया, होने के बाद उस प्लांट का छोटा छोटा जो वैसा पार्ट्स लिए जो डेवलप कर सकता है उसको हम लेके कल्चर मीडियम में डाल दिए। सपोज मान लो कि एक प्लांट है और उसका 10 ऐसा पार्ट निकला जो डिवाइड कर सकता है, मतलब कल्चर मीडियम में डिवाइड कर सकता है, आई मीन ग्रो कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम 10 प्लांट इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई प्रोसेस से करते हैं, हमको 100 प्लांट एक बार में मिलेगा। अब ये 100 प्लांट को हम लोग किसमें डालेंगे, एक कल्चर मीडियम में डाल देंगे। इसमें प्लांट का डेवलप, छोटा छोटा प्लांट का डेवलप हो गया और वो फिर प्लांट को हम लोग सॉइल में डाल देंगे। ऐसा तो यहाँ लिख रहा है कि ट्रांसफर इनटू सॉइल, मतलब प्लांटलेट्स हो गया, उसी को सॉइल में डाल देते हैं और वो ग्रो कर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली सॉइल में नहीं डाल सकते हैं। क्या कर रहे हैं कि कल्चर हम पर मीडियम तैयार कर रहे हैं, फिर उस टुकड़ा को डाल रहे हैं, उस टिश्यू पार्ट को डाल रहे हैं जिसको प्लांटलेट्स बोल रहे हैं, वो छोटा छोटा प्लांट में कन्वर्ट रहा है। फिर इस प्लांट को फिर हम लोग सॉइल में डालेंगे, तभी वो फुल्ली सही से ग्रो कर पाएगा। मतलब कंप्लीट यहाँ पे टिश्यू कल्चर का यूज हो रहा है, ठीक है। और ऐसे भी टिश्यू कल्चर का काम ही था कि एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन करना, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ये कर सकता है प्रोसेस। तो ये वेराइटीज में वेराइटीज, तो यही ना वेराइटी हो गया कि चलो हाँ
जो सुपीरियर वेराइटी है का प्लांट उसमें डिजीज नहीं होने वाला या फिर हम ट्यूमर सेल नहीं होने वाला है, तो चलो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर का यूज तो सबसे ज्यादा वेराइटीज में ही होता है कि चलो प्लांट का वेराइटी बना, उसको ग्रोथ कराना है, एक टाइम पे बहुत सारा कराना है तो मीडियम तैयार करके दे देते हैं, वो हो गया। यही है तुम्हारा प्रोसेसिंग जो हम लोग उसका टीआईडीएनए का पढ़े। ठीक है, बस 2-3 चीज याद रखना कि पहले उसको लेके स्टेन करते हैं, स्टेन करके डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने के बाद जो प्लांट हम लोग को बचा वही हमारा जेनेटिकली मॉडिफाई है, और ये दो प्रोसेस का फिगर बना देते हैं। ठीक है, ताकि तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं,
चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यही है इसका प्रोसेस। पहला एग्रोबैक्टीरियम है, इसमें प्लाज्मिड है, इसको ट्रांसफर प्लांट सेल में किए, प्लांट सेल के बाद ये बहुत सारा सेल बनाया और इसी का फिर हम लोग क्रोमोसोम में, देखो ये क्रोमोसोम में सब काम हो रहा है, ठीक है। तो इसी का हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा करके कल्चर मीडिया में प्रोवाइड कर दिया, कल्चर मीडिया में ग्रो कर गया, फिर उसको साल में डाल दिया, हो गया। यस सर। ठीक है। अब हम लोग आगे इसका कुछ कुछ है वो हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं, उसमें किस किस चीज में जीएम क्रॉप का यूज हुआ है, ठीक है।
ये है तुम्हारा ओके, इसको कर लिए नोट। Yes, sir. करिए। देखो, अब है बेटी कॉटन, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ना, क्या दिक्कत है, या नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। हो गया ना, चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉटन में, ठीक है। बीटी कॉटन, सबसे पहले बीटी का मतलब क्या है, एक बैक्टीरिया है, बस उसका नाम लिख के फिर हम उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं क्या है, ठीक है। देखो, बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, देखो बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, ठीक है। देखो, ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रोटीन, ठीक है। और ये क्रिस्टल प्रोटीन जो है कुछ इंसेक्ट को किल करने का काम करता है। आता ये प्रोटीन है क्या? ये जो प्रोटीन होता है ये मतलब वो प्रो एक्टिव है, मतलब ये इनएक्टिवेट है, कहने का मतलब ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। सपोज दैट मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, जैसे नॉर्मली कॉटन क्यों लिया, कॉटन प्लांट में ऐसा किया गया, तो कॉटन का 3 एग्जांपल है जो कि बहुत डिजीज से वो बचाता था। तो किया क्या, ये बैक्टीरिया में ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, जो क्रिस्टल प्रोटीन बोल रहे हैं, वो क्या करता है, वो इनएक्टिव रहता है। लेकिन अगर ये प्रोटीन किसी भी इंसेक्ट के गट वॉल में चल जाए तो गट वॉल से वो सिक्रीट करता है, ये एक तरह का टॉक्सिक हो जाता है उसके लिए और उसको मार देता है। तो ये तो था डायरेक्टली डिजीज, सॉरी डायरेक्टली इंसेक्ट को। तो किया क्या कि इसका जो, जैसे मान लो ये सेगमेंट है और इस सेगमेंट में ये एक ऐसा जीन है जो ये प्रोटीन बनाता था, तो अब करेगा क्या, तो इसको निकाल लेगा और इसको प्लांट में डाल देगा। अब जैसे प्लांट में डालेगा तो ये इसको जो खराब करता था, कौन कौन सा एग्जाम्पल ये है, बीटल्स है, फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, ठीक है, बर्ड वॉर्म है, जैसे हम लिख सकते हैं कुछ एग्जांपल, बर्ड वॉर्म, फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, जो कि इस प्लांट को हार्म करता था, खराब, हार्म क्या, इससे डिजीज कॉज कर देता था। तो हुआ क्या कि ये जो डीएनए, सॉरी ये जो बैक्टीरिया के अंदर में ये जीन था, ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता था, और इस प्रोटीन का क्या क्या काम था, वो इंसेक्ट को किल करता था। आखिर किल कैसे करता था, देखो यहाँ एक अच्छा सा लाइन है, एनसीईआरटी में होगा पढ़ना, ये किल कैसे करता, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, ये किल कैसे करता था कि जैसे ही, ठीक है, जैसे ही ये प्रोटीन इसके बॉडी में जाएगा, मतलब माउथ मिड गट, मतलब माउथ में ही जाने के बाद वहां पे ये जो प्रोटीन है ये एक्टिव हो जाएगा और इसको मार देगा। क्या करेगा, इसको मार देगा। इसको क्यों मारेगा, देखो अब मारना क्यों जरूरी था, क्योंकि इसके कारण जो इस प्लांट में डिजीज हो रहा था, जो कि प्लांट खराब हो जा रहा था, तो ये जो प्रोटीन वाला सेगमेंट था ये डायरेक्टली प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जैसे प्लांट में इंट्रोड्यूस किया, प्लांट से अगर ये कुछ भी खा रहा है तो ये मर जा रहा है, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या डिजीज था बता देते हैं। देखो, एक 3 डिजीज है जो कि ध्यान रखना, कॉर्न बॉरर। देखो अब इसके लिए कौन कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, क्राई1AC एंड क्राई2AB, ये दोनों कंट्रोल करता था
दोनों कंट्रोल होता था कॉटन बुलवॉर्म, कॉटन बुल बॉलवॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लिखे थे बर्ड वॉर्म, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये जो जीन है ये एक स्पेशल टाइप का इंसेक्ट है, उसको क्या कर रहा है, मार दे रहा है। तो अगर हम ये वाला जीन प्लांट में डाल रहे हैं और प्लांट में बर्ड वॉर्म अगर इसको खा रहा है, ठीक है, तो इसमें कौन से ये स्पेशल टाइप का जीन इसमें इनकॉर्पोरेट हुआ या फिर इसमें डाल दिए। मतलब देखो कि इस बैक्टीरिया का जो जीन था, जो ये जीन है, इसी जीन को इस बैक्टीरिया से निकाल के हम कहाँ डाल दिए, प्लांट में। जैसे प्लांट में डाले तो ये जो बुल वॉर्म है इसको जैसे खाया वो मर गया। तो इस तरह का इसके कारण जो डिजीज हो रहा था, जैसे कॉटन बुलवॉर्म जो डिजीज हो रहा था, वो क्या होगा, वो नहीं होगा। तो ये चीज था, इसी को बोलते हैं बीटी कॉटन या बेसिलस थ्रिंगोजेनेसिस। इसमें एक और है जो क्राई 1AB है, क्राई 1AB है, जो कि कॉर्न बोरर जो डिजीज है उससे वो बचाता था। मतलब ये भी जीन एक डिजीज का हुआ, ये दोनों जीन इस एक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो ये जीन कहाँ प्रेजेंट हुआ, बैक्टीरिया में। कौन सा बैक्टीरिया, तो बेसिलस थ्रिंगोजेनेसिस। अब इस बैक्टीरिया से इस जीन को लाके किसमें डाल दिया, प्लांट में। वही बायोटेक्नोलॉजी यूज किया, वहां से निकाला, वेक्टर के थ्रू डाल दिया प्लांट में। या नहीं तो हम लोग बायोलिस्टिक या माइक्रो इंजेक्शन वगैरह वो सब यूज किए, अब इसमें डाल दिए। जैसे ही इसमें डाले जो कि किसी के कोई इंसेक्ट अगर कर रहा है, जैसे मॉस्किटोज वगैरह इस पे इन्फेक्ट कर रहा है, ये डिजीज हो जा रहा था, तो अब ये जिन के जाने से, उसके काटने से डिजीज जो हो रहा था वो डिजीज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये गया, ये जिन एक्टिव हुआ, वो प्रोटीन बनाया और इंसेक्ट के माउथ में गया, उसको मार दिया। तो ये डिजीज भी नहीं हुआ और प्लांट भी बच गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और यही हमारा बीटी कॉटन इसका नाम रखा गया, ठीक है। समझ में आया इसको कि नहीं समझ में आया, पहले ये बताओ, समझ गए इसको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो हम फिर से एक बार रिवाइज करा दे। देखो ये बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाया। अब इस स्पेशल टाइप का प्रोटीन का क्या काम है, किल द इंसेक्ट या फिर माइक्रोब्स जो भी है। सबसे बड़ा बात है कि अब यहाँ आओ, ये दोनों डिजीज, ठीक है, ये दोनों डिजीज किसके कारण हो जा रहा था, तो वही इंसेक्ट्स के काटने से ये दोनों डिजीज हो जा रहा था। लेकिन साइंटिस्ट क्या सोचा कि इस दोनों डिजीज को बचाना है, तो इस दोनों डिजीज को बचाने के लिए हम लोग को इस दोनों जीन का जरूरत पड़ेगा। और ये दोनों जीन कहाँ प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया किस में, बीटी में प्रेजेंट है। उसको निकाल के प्लांट में डाला। अब प्लांट में जैसे ही डाला, ये जीन क्या करता है, यही दोनों जीन स्पेशल टाइप का प्रोटीन निकाला और वो उसको मार दिया। अब वो स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्लांट में इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे जैसा एनिमल में, उसके गट में वो एक्टिव हो जाता है, उसको मार दिया, जिसके कारण ये दोनों डिजीज होने से बच गया प्लांट। बस यही मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म बस इतना ही है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिलस थ्रिंगोजेनेसिस, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसमें समझाएं, और इसका जो नोट्स होगा, आई मीन नेक्स्ट क्लास हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। ले लो इसका। ले लिए? Yes, sir. ठीक है। तो आज हम लोग दो चीज पढ़े, एक टीआई प्लाज्मिड वाला और एक पढ़े हम लोग बीटी कॉटन, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी में पढ़ना, जो हम बता रहे थे गट में जाके ये मार देता है, वो लाइन अच्छे से पढ़ना। एपिथेलियल गट वहां लिखा होगा, ठीक है, उसको तुम अच्छे से पढ़ना। यही कॉन्सेप्ट वहां पे दिया कि आखिर मरता कैसे, ठीक है। यही चीज है। तो आज हम लोग का ये दो टॉपिक खत्म हुआ, आई मीन एक ही टॉपिक को समझे हम लोग, लिखे वगैरह जो भी है। अब नेक्स्ट क्लास में इसको लिखवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है, उसका एग्रोबैक्टीरियम का कुछ है, एंटीसेंस वगैरह, आरएनए इंडेंस, ठीक है। उसके बाद फिर है इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स वगैरह भी है इसमें सारा एप्लीकेशन ही है। इंसुलिन कैसे बना रहे हैं वो, उसके बाद फिर ह्यूमन इंसुलिन का पूरा प्रोसेस पढ़ना, प्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसमें सारा एप्लीकेशन ही दिया हुआ। और ये देखो तुमको एक बात बताते हैं, है बहुत छोटा चैप्टर, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत पूछता है।
बायोटेक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से होता है क्योंकि एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है। तो इसको एनसीईआरटी को पढ़ना, ठीक है। बाकी नोट्स जो पॉइंट लिखे हैं उसको भी देखना और उसको अच्छे से एनसीईआरटी को, ताकि लाइन बाय लाइन तुमको होना चाहिए, स्टेटमेंट लाइन से ही उठाएगा, जो भी होगा वहीं से उठाएगा, ठीक है। समझना तुमको भले एक्स्ट्रा है बट वहां पे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं आगे का टॉपिक को लेकर, ठीक है। और थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक है, चलो।